नमस्कार, शंकर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है और उसके एक सिलेबस का पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और इसके तहत हमने इसके पहले भी कई सारे वीडियो डाले हैं और अभी जो क्रम चल रहा है वो है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लर्निंग थ्योरी यानी अधिगम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने फ्रॉइड की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी देखी है, पढ़ी है, समझी है और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो बिहेवियरिज्म की बात करना जरूरी हो जाता है, व्यवहारवाद की बात करना जरूरी हो जाता है। जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, जो अप्रोच है व्यवहारवाद का, वो कहता है कि ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है, जो अप्रोच है, उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान जिस तरीके का व्यवहार करता है, वो व्यवहार हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा जो समाज है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसका प्रभाव पड़ता है। हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण हमारा जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ऐसा व्यवहारवाद का मानना है। कुछ व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि इसमें जो नाम प्रमुखता से लिया जाता है वो है जॉन बी वॉटसन का, B.F. स्किनर का, जिनकी थ्योरी हम आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। उन लोगों ने बोला कि उन्होंने इंसिस्ट किया दैट लर्निंग अकर्स प्योरली थ्रू प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट। वॉटसन एंड B.F. स्किनर, जो कि व्यवहारवाद के सिद्धांत के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा बल दिया है कि जो अधिगम होता है वो पूरी तरीके से एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का आप कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है, मिलन होता है। उसकी वजह से ही हम किसी भी नई चीज को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसा वॉटसन और B.F. स्किनर का मानना है। Later psychologist Albert Bandura rejected this narrow perspective and demonstrated the powerful effects of observational learning. जब बैंड्यूरा की थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, जिसके नाम से हम जानते हैं, उनका मानना था, उन्होंने B.F. स्किनर और जॉन बी वॉटसन का ये जो मानना था कि जो अधिगम है वो पूरी तरीके से एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होती है, पुनर्बलन के कारण होती है। बैंड्यूरा ने इस विचार को नकार दिया, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को ही नकार दिया और उन्होंने अपने बाद के जो एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रयोग किए, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि जो सीखना होता है वो अवलोकन के द्वारा होता है, ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, ना कि किसी भी रीइंफोर्समेंट या एसोसिएशन के द्वारा। ये उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिखाया था या बताया था। जब हम लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो थ्योरी हमारे दिमाग में आती है या हम पढ़ते हैं वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकी अनुबंधन जिसको हम कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिगम का। और आज इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इसका सिद्धांत कैसे बना, किसने दिया, इस सिद्धांत के अंदर कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चूंकि ये अधिगम का सिद्धांत है, बाल विकास से संबंधित है, बच्चे किस तरीके से नई चीजों को सीखते हैं, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उनके अधिगम के सिद्धांत में बाधा बनते हैं, हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर हम कहें कि क्लासिकी अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स और कंडीशन रिस्पॉन्स और पेवोलियन कंडीशनिंग। दोस्तों, आपको ये सारे नाम जरूर से जानने चाहिए, जरूर से याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का नाम इस्तेमाल करेंगे, या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स का नाम इस्तेमाल करेंगे,
या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम इस्तेमाल करेंगे, या फिर पेवलोवियन कंडीशनिंग का नाम इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत माना जाता है, या इसे किस और नाम से हम पुकारते हैं। तो आपको ये विभिन्न नाम याद होने चाहिए। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये जो अधिगम का सिद्धांत है, वो इन्वेस्टिगेटेड किया गया था। सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन था वो इवान पी पावलोव के द्वारा किया गया था। ये एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, यानी फिजियोलॉजिस्ट थे। अब आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक फिजियोलॉजिस्ट किस तरीके से साइकोलॉजी में अपने सिद्धांत को देता है और कैसे वो इसका इतना बड़ा नाम हो जाता। हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और ये जो सिद्धांत है वो रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। He got a Nobel Prize in 1904 और उन्हें इस सिद्धांत के लिए, क्लासिकी अनुबंधन के लिए 1904 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये भी जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अगर पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा। Ivan Pavlov discovered the principles of classical conditioning during his experiment on the digestive system of dogs. इवान पावलोव ये जो क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आप कह सकते हैं कि गलती से प्रतिपादित किया था, या गलती से इन्होंने इस फील्ड को चूज कर लिया था, या ये कह सकते हैं हम कि इस फील्ड ने पावलोव को चूज कर लिया था। ये जो रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, चूंकि ये फिजियोलॉजिस्ट थे और अपने पूरे करियर में ये हृदय की कार्यों के अध्ययन से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इन्होंने पाचन क्रिया यानी जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसकी फिजियोलॉजी का विशेष रूप से अध्ययन करना इन्होंने प्रारंभ किया। और उनका ये अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सीडेंटली, संयोग से, इंसिडेंटली पावलोव ने इन अध्ययनों के दौरान जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे अध्ययन कर रहे थे और उनका जो आप कह सकते हैं सैंपल थे वो डॉग्स थे, उसके अनुबंधन की घटना का उन्होंने अध्ययन किया। यानी जो लारमय अनुबंधन है, सलाइवरी कंडीशनिंग है, उसका इन्होंने अध्ययन किया। और इससे संबंधित सीखने का ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसको प्रतिपादित किया, जिसका नाम है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। वास्तव में जो लारमय अनुबंधन है, इसका जो अध्ययन है वो 1899 यानी 1899 में ही प्रारंभ हो गया था, जब ओल्पसन, यानी अगर इंग्लिश में हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये ओल्पसन कहलाता है, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें डब्लू, लेकिन डब्लू चूंकि साइलेंट होता है तो WOLPSON, ओल्पसन ने कि PhD के द्वारा शुरू हो गया था, जो पावलोव के निर्देश में ही पूरा किया गया था। और पावलोव ने अपने सीखने के जो सिद्धांत का आधार है अनुबंधन को माना है। और वो क्या है, हम इसके डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने के सिद्धांत जो है हमारा, वो सीखने के बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, learning takes place when an association is formed between a previously neutral stimulus and a naturally occurring stimulus. क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार सीखने का तात्पर्य होता है, सीखना तब जगह अपनी बना पाता है या हम तब सीखते हैं किसी भी नई चीज को जब किसी न्यूट्रल यानी तटस्थ उद्दीपक और जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है, यानी जो पहले से एक उद्दीपक मौजूद है जिस पे हम कोई किसी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं, उन दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित होता है तब हम कहते हैं कि वास्तव में अधिगम हुआ है। तब हम मानते हैं कि वास्तव में अधिगम की घटना जो है वो घटित हुई है। अब इसमें जो संबंध होता है वो उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न अनुक्रिया के बीच होता है। और पावलोव का ये मानना था कि जब कोई स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक को जीव के सामने उपस्थित किया जाता है तो वो उसके प्रति एक स्वाभाविक क्रिया करता है, जिसे हम नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस कहते हैं। कि अगर आपके सामने भोजन आ जाता है तो हमें भूख लग जाती है, हम सलाइवेशन करना शुरू कर देते हैं, हमारे लार बनना शुरू हो जाते हैं मुंह में, तो ये एक नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस है।
तटस्थ उद्दीपक क्या होगा? तटस्थ उद्दीपक वो उद्दीपक होते हैं जिनके प्रति हमारा कोई रिस्पॉन्स या कोई प्रतिक्रिया इस तरीके की बाहर नहीं आती है। अब अगर आपके सामने खाना खाते समय कोई डंडा रखा है, कोई लाइट जल रही है, तो इससे आपके सलाइवेशन का कोई संबंध नहीं होता है। और यहीं पे पावलोव ने कहा है कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस और नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस के बीच में एक एसोसिएशन बनता है, एक संबंध बनता है, एक कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, तब उस जगह पे हम कह सकते हैं कि अधिगम ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। पावलोव ने इसका एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे अगर आप घर में बर्तन को छूते हैं, तो छूते ही हम क्या करते हैं कि हाथ पीछे खींच लेते हैं, या भूखे होने पर अगर भोजन दिख जाए, हमें फूड दिख जाए, तो हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। ये जो कुछ अनुक्रियाएं हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो सामान्य रूप से इस तरीके की जो घटना होती है वो नेचुरल रूप से होती है, इसके लिए हमें किसी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन बाय व्हिच a subject comes to respond in a desired manner to a previously neutral stimulus that has been repeatedly presented along with an unconditioned stimulus that elicits the desired response. इस सिद्धांत को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी व्यवहार परिवर्तन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है ये। इसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके व्यवहार को हमें परिवर्तित करना होता है, उसके बिहेवियर को हम जब डिजायर्ड मैनर में चेंज करते हैं, यानी कि किसी ऐसे न्यूट्रल स्टिमुलस की तरफ उसके बिहेवियर को हम चेंज करते हैं जिसके प्रति अब तक वो अनुक्रिया नहीं कर रहा था, और ये अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ में वो बार बार अगर हम उसको पेयर करते हैं, नेचुरल स्टिमुलस को, अनकंडीशनड स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में जब हम पेयर करते हैं, अगर वो तब डिजायर्ड रिस्पॉन्स में चेंज होता है, वो वांछित अनुक्रिया में चेंज होता है जो हम चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जिससे हम एसआर कंडीशनिंग भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम एसआर कंडीशनिंग भी कहते हैं क्योंकि उद्दीपक के प्रति हम एक अनुक्रिया करते हैं, इसीलिए हम इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग अनुबंधन भी कहते हैं। अब आपको इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। ये जो पिक्चर है, ये इस पूरे सिद्धांत का, आप कह सकते हैं कि इस पूरे सिद्धांत का जो कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है, ये सिद्धांत कैसे प्रतिपादित हुआ है, इसका जो सबसे आप कह सकते हैं कि सफल प्रयोग था वो क्या था, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत प्रचलित, आप कह सकते हैं कि प्रयोग किया था। इस प्रयोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसका अध्ययन भी हम करेंगे। अब आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको ये पूछा जा सकता है, या इस सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस जानवर का प्रयोग किया था अपने प्रचलित प्रयोग के लिए। तो इसका जवाब है डॉग, कुत्ता। कुत्ते का प्रयोग किया था उन्होंने, डॉग का प्रयोग किया था अपने प्रचलित प्रयोग के लिए। और ये जो प्रयोग था वो बहुत प्रचलित हुआ था। इसके अनुसार पावलोव की मानना था कि यदि तटस्थ उद्दीपक को, न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी उपयुक्त या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दिया जाए, तो जो तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया हम करना सीख लेते हैं जैसा कि हम स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अब तक करते आ रहे हैं। और ये जो निष्कर्ष था, ये जो उनका मानना था, उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध भी किया था, जो कि प्रयोग आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस प्रयोग में उन्होंने एक कुत्ते को एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया था, एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में, यानी जहां एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस भूखे कुत्ते को उन्होंने फिट किया था, रखा हुआ था। पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, और इसमें आपको बहुत सारे चीजें दिख रही होंगी, ट्यूब दिख रहे होंगे, हार्नेसेस दिख रहे होंगे, बॉक्सेस दिख रहे होंगे, फूड पैलेट दिख रहा होगा। इस तरीके की बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को उन्होंने क्रिएट किया था। इस प्रयोग में कई सारे फेजेस थे, कई सारे चरण थे, तो एक एक करके हम सारे चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला चरण था, उसमें डॉग को प्लेस किया गया, रखा गया एक बॉक्स के अंदर। जो बॉक्स आप देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ था।
कुछ समय के लिए हार्नेस के द्वारा उसको बांध दिया गया था और वहां पर कुछ समय के लिए उस डॉग को अकेला उस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया गया था। और ये जो प्रक्रिया थी, ये जो क्रिया थी, वो बार कई दिन तक रिपीट की गई। इसी बीच में एक सिंपल सर्जरी की गई उस डॉग की, एक सिंपल सर्जरी कंडक्ट की गई। इस सिंपल सर्जरी के द्वारा एक एंड जो था ट्यूब का, वो कुत्ते की जॉ में इंसर्ट किया गया, यानी जो जबड़ा है कुत्ते का, जिस आप देख रहे होंगे रेड कलर की जो पाइप है, वो एक पाइप कुत्ते के जॉ में इंसर्ट की गई थी। और जो दूसरा सिरा था उस पाइप का, वो एक मेजरिंग ग्लास में इंसर्ट किया गया, जहां से हम ये मेजर कर सके कि कितनी मात्रा में सलाइवेशन या लार उत्पन्न हुआ है। इसको मेजर करने के लिए, इसको मापन करने के लिए इस पाइप का प्रयोग किया गया था। ये पहला चरण था। दूसरे चरण में, सेकेंड फेज जो है इस प्रयोग का, उसमें कुत्ते को कुछ टाइम के लिए भूखा रखा गया और हार्नेस के द्वारा उसको बांधा गया। एक जो पाइप का एंड था, जो ट्यूब था, वो कुत्ते के जबड़े के अंदर था, दूसरा ट्यूब ग्लास जार के अंदर था। दूसरे चरण के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो दूसरे चरण के अंदर ही की गई थी। इसमें क्या किया गया कि एक बेल बजाई गई। अब बेल वो साउंडेड, जैसे ही बेल बजाई गई उसके तुरंत बाद कुत्ते के लिए खाना प्रस्तुत किया गया, जो कि खाना था उसका मीट पाउडर। जैसे ही बेल बजाई गई वैसे ही उसको तुरंत उसका खाना सर्व किया गया और कुत्ते को का हार्नेस खोल के उसे खाने की परमिशन दी गई। और ये प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक लगातार दोहराई गई, यानी कि हर बार कुत्ते को खाना देने से पहले एक बेल की आवाज साउंड की जाती थी। कुछ ट्रायल्स के बाद में, यानी कई दिनों के ट्रायल के बाद में, ये देखा गया, एक टेस्ट ट्रायल लिया गया जहां पे सब कुछ समान था। ये जो कि पहले जैसे होता था वो सब कुछ समान था, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या था कि फूड जो एक बेल के साउंड के बाद दिया जाता था, इस बार बेल के साउंड के बाद फूड को प्रेजेंट नहीं किया गया। नो फूड फॉलोड द साउंडिंग ऑफ द बेल। किसी भी फूड को प्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ बेल की साउंड सुनाई दी गई कुत्ते को, डॉग को। लेकिन यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला, जो कुत्ते की अनुक्रिया थी, वो बिल्कुल समान थी जैसा कि वो खाने के प्रति करता है। यानी कि जिस तरीके से वो लार उत्पन्न करता है, सलाइवेट करता है खाने के लिए, ठीक उसी प्रकार का सलाइवेशन उसने साउंड ऑफ द बेल के लिए किया। घंटे की आवाज सुनते ही उसके मुंह में लार आना शुरू हो गई। और ये एसोसिएशन बताता है, ये जो अनुक्रिया कुत्ते ने दिखाई, डॉग ने दिखाई, ये एसोसिएशन बताता है कि अब घंटी और फूड के बीच, खाने के बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन का निर्धारण, संबंध का निर्धारण हो चुका है। इसे ही हम कहते हैं एक्विजिशन, यानी सीखना। नए रिस्पॉन्स को कुत्ते ने कुछ ही ट्रायल में, कुछ ही चरणों में सीख लिया है और इसी को पावलोव ने नाम दिया कंडीशनिंग, यानी अनुबंधन। जैसा आपको पता है कि जो कुत्तों का नॉर्मल जो नेचुरल रिस्पॉन्स है फूड के लिए, वो सलाइवेशन है। लेकिन अगर फूड के अलावा उन्होंने घंटी के प्रति सलाइवेशन किया है, तो इसे पावलोव ने कहा है कि ये एक कंडीशनिंग है। ये एक कंडीशनिंग है और मेजरिंग, जो ग्लास जार था उसके द्वारा मेजर किया गया कि जितनी मात्रा में जो डॉग था वो फूड के लिए सलाइवेट करता था, उतनी ही मात्रा में उसने जो साउंड ऑफ द बेल था उसको, उसकी आवाज को सुनकर सलाइवेट किया, क्योंकि उसने एक कनेक्शन बना लिया था कि जैसे ही साउंड ऑफ द बेल होगा, बेल की घंटी बजेगी, वैसे उसको फूड दे दिया जाएगा। तो ये कनेक्शन उसने स्थापित कर लिया था। ये एक प्रचलित प्रयोग है पावलोव का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस प्रयोग को हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी था। और पावलोव का, जैसे मैंने बोला कि वो मानना था कि जैसे ही न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार उपस्थित करते हैं, तो कुछ प्रयास में ही उस तटस्थ उद्दीपक द्वारा ही स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी जो भी स्वाभाविक अनुक्रिया, जैसे इस उदाहरण में अगर देखें तो स्वाभाविक अनुक्रिया है लार आना। अगर हम गर्म बर्तन का स्वाभाविक अनुक्रिया देखें तो हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया होगा हाथ खींच लेना। ये स्वाभाविक जो उद्दीपक के प्रति उत्पन्न होती थी, वो आमतौर पे अब न्यूट्रल यानी तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रचलित अध्ययन, प्रचलित प्रयोग था पावलोव का। इसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से हम अधिगम करते हैं, लर्निंग होती है, लर्निंग अपनी जगह बनाती है या कंडीशनिंग होती है। अब
जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे शब्द आते हैं, टर्म्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, इसलिए हमें इनका भी अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। कई बार कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाते हैं सीटेट या टेट के एग्जाम में और आपको पूछा जाता है कि ये किस तरीके की उद्दीपक कंडीशन या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है या स्टिमुलस है। तो आप ये सारी चीजें तभी बता पाएंगे जब आप कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का अध्ययन आपने किया होगा। तो आइए अब हम करते हैं अध्ययन कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का। जो सबसे पहला कंपोनेंट है जो टर्म यूज करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है यानी जो स्वाभाविक है, तो इसे हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। This stimulus is one that unconditionally, naturally, and automatically triggers a response. Example, if you feel very hungry when you smell one of your favorite foods, you may immediately start salivation या आपको तुरंत भूख लग जाएगी. In this example, the smell of the food is the unconditioned stimulus. स्वाभाविक उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के, यानी इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है, ऑटोमेटिकली, नेचुरली। जैसे अगर पावलोव का जो प्रयोग मैंने अभी आपको बताया है उसमें देखा जाए तो जो यूसी है यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, वो है आपका लार स्त्राव करने की प्रक्रिया। या फिर जैसे मैंने आपको इस पीपीटी में एग्जांपल दिया है कि अगर आपको बहुत भूख लगी, इफ यू फील वेरी हंग्री, और आपके सामने अचानक से किसी आपके फेवरेट फूड को प्रेजेंट कर दिया जाए या उसकी स्मेल आप तक पहुंचा दी जाए, तो आपको तुरंत ही भूख लग जाएगी। और इस ये जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है, इसमें जो स्मेल ऑफ द फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, ये आपका स्वाभाविक उद्दीपक है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसको हम यूसीआर भी कहते हैं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। This is the unlearned response that occurs naturally in response to the unconditioned stimulus. Example, the feeling of hunger in response to the smell of food is the unconditioned response. स्वाभाविक अनुक्रिया से तात्पर्य वैसी अनुक्रिया से होता है या वैसी अनुक्रिया को हम कहते हैं जो स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये भी एक अनलर्न्ड रिस्पॉन्स होता है, हमने बिल्कुल सीखा नहीं है, लेकिन हम जब स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, ऑटोमेटिकली अनुक्रिया करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, तो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया आपका भोजन और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई आपकी लार आना। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है आपका फूड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है आपका सलाइवेशन। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको इस पीपीटी में दिया है, प्रेजेंटेशन में दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाएं तो अगर आपको भूख लग रही है और आपके सामने एक फेवरेट फूड आ जाता है और आप उसके स्मेल से जो एक रिस्पॉन्स करते हैं, आपको भूख लगता है, तो जो स्मेल ऑफ द फूड है, जो महक है, वो आपके लिए एक स्टिमुलस का काम करती है, आपके बिहेवियर को, आपके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। और भूख लगना वो आपकी अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे आपने बिना कहीं से सीखे नेचुरली आपके अंदर आता है। तो ये हो गया है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी जब हम बिना किसी ट्रेनिंग के स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति किसी बिहेवियर को दर्शाते हैं, अनुक्रिया को दर्शाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कंडीशनड स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक। This is a previously neutral stimulus that, after becoming associated with the unconditioned stimulus, eventually comes to trigger a conditioned response. Example, suppose that when you smelled your favorite food, you also heard the sound of a whistle. If the sound of the whistle was paired multiple times with the smell of the food, the whistle sound eventually triggered the conditioned response. In this case, the sound of the whistle is the conditioned stimulus. यानी कि अनुबंधित जो उद्दीपक है, जो कंडीशनड स्टिमुलस है, वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ
या उससे कुछ सेकंड पहले या बाद में कुछ लगातार प्रयासों के द्वारा, लगातार ट्रायल्स के द्वारा उस उद्दीपक यानी स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही हम उन क्रिया उत्पन्न कराना प्रारंभ कर देते हैं, सिखा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। किसी भी उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो प्राणी की ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के भीतर हो, यानी हम उसे देख सकें, सुन सकें और स्पर्श कर सकें। ये बहुत जरूरी है। और अब पावलोव का जो प्रयोग था, अगर उसकी बात करें तो उसमें घंटी की जो आवाज थी, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसका सलाइवेशन से कोई मतलब नहीं था, उसका फूड से कोई मतलब नहीं था, लेकिन लगातार प्रयासों के द्वारा उसको फूड से कुछ समय पहले प्रस्तुत करने के कारण उस डॉग ने उस घंटी की आवाज पे भी सलाइवेशन करना शुरू कर दिया था, लार उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रयोग में जो घंटी की आवाज है वो आपकी कंडीशन स्टिमुलस है, यानी वो स्टिमुलस, वो उद्दीपक जो अब तक तटस्थ था, लेकिन जब हम उसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उसके पहले उसको प्रस्तुत करते हैं और वो तटस्थ उद्दीपक भी अब कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया को उत्पन्न करने लगता है, तब हम उसे कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस या अनुबंधित उद्दीपक। जैसे मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कि आपको अगर आपके फेवरेट खाने की महक आ जाती है तो आपको भूख लग जाती है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएं, यानी आपके फेवरेट फूड को आपको दे या प्रस्तुत करे या उसकी महक आप तक पहुंचाए, लेकिन उसके पहले एक विसल का साउंड आपको सुनाया जाए और कुछ टाइम तक इस पेयरिंग को हम करते रहे, मल्टीपल टाइम्स, यानी हम बार बार रिपीट करते रहे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, सिर्फ साउंड यानी जो विसल का साउंड होगा उसकी आवाज सुनकर ही आपका जो कंडीशन रिस्पॉन्स है यानी जो भूख लगना है वो ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन रिस्पॉन्स यानी अनुबंधित उद्दीपक। अगला है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। ये एक लर्न रिस्पॉन्स होता है, यानी एक सीखी हुई प्रक्रिया होती है, यानी कि जब अनुबंधित उद्दीपक के प्रति यानी कंडीशन स्टिमुलस के प्रति हम किसी रिस्पॉन्स को करते हैं, अनुक्रिया को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित किया जाता है और कुछ प्रयासों के बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी जो भी प्राणी है ठीक वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। इस तरह की अनुक्रिया को हम कंडीशन रिस्पॉन्स या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अब अगर हम पावलोव के प्रयोग की बात करें तो बिना भोजन देखे ही घंटी की आवाज सुनने पर जो लार का स्त्राव हो रहा है वो अनुबंधित अनुक्रिया है, क्योंकि वो घंटी की आवाज से अनुक्रिया कर रहा है, ना कि फूड देखकर। तो जब हम कंडीशन स्टिमुलस के साउंड या देखकर या सुनकर उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो पिक्चर है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुआ है, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि फेजेस समेटे हुआ है, और ये एक रिलेशनशिप बताता है कंडीशनिंग एंड ऑपरेशन के बीच में। मैंने जैसा आपको कहा था कि जो प्रयोग हुआ था वो कई चरणों में हुआ था, तो ये विभिन्न चरणों की पिक्चर है। उसमें क्या हुआ था, कैसी चीजें हुई थी, वो रिजल्ट कैसे हुआ था, एसोसिएशन कैसे बना था, इसको समझने के लिए हमें इस कंडीशनिंग के इस प्रोसेस के इन 3 फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। वो 3 जो फेज हैं वो है बिफोर कंडीशनिंग, पहला फेज, दूसरा फेज है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और जो तीसरा फेज है हमारा वो है आपका आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग यानी एसोसिएशन फॉर्म होने के पहले, सीखने के पहले, अनुबंधन होने के पहले। ड्यूरिंग कंडीशनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, यानी कि जब ट्रायल की प्रक्रिया चल रही होती है, और आफ्टर कंडीशनिंग है जब हम उस ट्रायल के रिजल्ट को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी अनुबंधन के बाद की प्रक्रिया। बिफोर जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, जो रिक्वायर करता है एक नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस दैट विल ऑटोमेटिकली एलिसिट अ रिस्पॉन्स। Salivating in response to the smell of food is a good example of a naturally occurring stimulus. बिफोर कंडीशनिंग में इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक डॉग है जो कि इस प्रयोग का आप कह सकते हैं सैंपल है। दूसरा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा अनकंडीशनड स्टिमुलस, उस फूड,
अनकंडीशनड स्टिमुलस इस प्रयोग में क्या था? फूड था, भोजन था, खाना था। फिर आपको उसके बगल में एक दिख रहा होगा, वहां पे है न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस था, चाहे आप घंटी की आवाज समझ लें या विसल की आवाज समझ लें। तो जो पावलोव का प्रयोग था उसमें घंटी थी और इस पिक्चर में विसल है, दोनों में समानता ही है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि नो रिस्पॉन्स। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये बिफोर कंडीशनिंग, जब प्रयोग के ट्रायल को, प्रयासों को नहीं दोहराया गया था, ये प्रयोग के पहले की अवस्था है। इसमें जब डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया जाता है, यानी भोजन प्रस्तुत करते हैं, और ये भोजन क्या है? वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसके प्रति हम स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया दिखाते हैं। तो कुत्ता जो है, यानी जो डॉग है हमारा, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिखाता है, यानी उस फूड को देखकर वो सलाइवेट करना शुरू कर देता है, उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। चूंकि इस फेज में हम किसी भी कंडीशनिंग को नहीं करा पाते, हम किसी भी कंडीशनिंग को, किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म नहीं करते हैं, तो इस फेज में अगर हम डॉग के सामने किसी भी साउंड को प्रेजेंट करेंगे और उसके प्रति अगर उसकी अनुक्रिया देखना चाहेंगे, तो वो अनुक्रिया बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तक उसने कुछ भी नहीं सीखा है। तो नेचर ऑफ स्टिमुलस क्या है? फूड है, यानी वो यूएस है। और नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स क्या है? यहाँ पे सलाइवेशन है, यानी जो लार उत्पन्न हो रहा है, यू आर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फिर दूसरा नेचर ऑफ स्टिमुलस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कि विसल है, साउंड ऑफ द बेल है। नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स क्या है? नो रिस्पॉन्स, कोई अनुक्रिया नहीं होती है, किसी भी प्रकार का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ये बिफोर कंडीशनिंग स्टेज है आपकी। अब हम आ जाते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज की, यानी ये वो अवस्था है, ये वो चरण है जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को, जो कि हमारा साउंड ऑफ द बेल है या विसल का साउंड है, उसको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ में, यानी फूड के साथ में लगातार पेयर करते हैं। कई चरणों तक, कई दिनों तक हम उन दोनों की पेयरिंग करते हुए उसे डॉग के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी हर बार खाना देने से पूर्व जब हम उसे साउंड ऑफ द बेल सुनाते हैं, तो यहाँ पे उसकी हम पेयरिंग करते हैं और ये प्रक्रिया हम कई दिनों तक दोहराते रहते हैं। अब इस फेज में ये देखा जाता है कि साउंड ऑफ द बेल आता है, उसके जस्ट बाद हम खाना प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ पे जो डॉग का अनुक्रिया होता है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि वो लार का स्त्राव करता है, सलाइवेशन करता है। अब हमें यहाँ पे ये पता नहीं चल पाता है कि वो जो स्त्राव होता है वो खाने के लिए होता है या घंटे के लिए, क्योंकि अभी ये ट्रायल प्रक्रिया है, इसलिए हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि जो डॉग का रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, वो फूड के प्रति आता है, इसलिए वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे चरण में। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे चरण में, जो कि है हमारा आफ्टर कंडीशनिंग, यानी जो एसोसिएशन हम फॉर्म करना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण हम डॉग को देते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा आफ्टर कंडीशनिंग। इसमें जो नेचर ऑफ द स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस होता है, यानी साउंड ऑफ द बेल होता है। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि हम विसल का साउंड या घंटी की आवाज तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हम खाना नहीं देते, भोजन नहीं देते, अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो डॉग का रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अब वो घंटी की आवाज या विसल का साउंड जिससे भी उसकी पेयरिंग की गई थी, उसके प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया दिखाना शुरू कर देता है, जो कि उसका था लार स्त्राव करने की प्रक्रिया। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है उसने ट्रिगर करना शुरू कर दिया है कंडीशनड रिस्पॉन्स को। ये पूरा आपका ये फेज है, ये जो 3 फेज है, बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, यानी जो प्रयोग का मेन चरण है उसमें क्या होता है, और आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है। और इसी के थ्रू इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था, निष्कर्ष इसी फेज के द्वारा हमें पता चला था। अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। डिटर्मिनेंट्स यानी वो कौन कौन से निर्धारक हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, यानी हमारे अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, वो कौन कौन से कारक या निर्धारक हैं। एक एक करके हम इनका अध्ययन करते चलेंगे।
सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है, जो निर्धारक है, वो है आपका टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई। टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई यानी कि हम जो हमारा यूएस है यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है और जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है उसकी टाइमिंग पे यह निर्भर करता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। यानी कि जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है और जो हमारा अनुबंधित उद्दीपक है उसको हम किस टाइम में प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कितना स्ट्रांग है या कितना स्ट्रांग नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक माना जाता है। इसमें पावलोव ने 4 तरीके के टेम्पोरल सीक्वेंस बताए हैं जिसे हम कालिक क्रम कहते हैं, जिनका अध्ययन हम एक एक कर करेंगे। जो पहले 3 चरण हैं या जो पहले 3 सीक्वेंस हैं उनको हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं और जो लास्ट सीक्वेंस है उसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। यानी जो पहला 3 प्रकार है उसे हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहेंगे और जो अंतिम प्रकार है उसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। पहला प्रकार है आपका साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस भी जिसे कहते हैं या समक्षणिक कालिक क्रम। When the seers and the viewers are present together, यानी कि जब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को एक साथ हम प्रेजेंट करते हैं, एक साथ हम प्राणी को देते हैं, तो उसे हम कहते हैं समक्षणिक कालिक क्रम। इस तरीके के क्रम में अगर हम पावलोव के उदाहरण को ही ध्यान में रखते हुए इसको हम समझेंगे कि इस तरह के क्रम में जब घंटी होती है, जो अनुबंधित उद्दीपक है, सीयस है, को हम भोजन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और एक साथ ही हटा ले रहे हैं, तो इस तरह के कालिक क्रम को हम समकालिक या समक्षणिक अनुबंधन कहते हैं या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहते हैं और ये सबसे मजबूत अनुबंधन माना जाता है। तो अगर आपको ये प्रश्न आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग किस फेज में होती है, कौन से टेम्पोरल सीक्वेंस में होती है, तो आपका एग्जाम्पल उदाहरण होना चाहिए या जवाब होना चाहिए समक्षणिक कालिक क्रम या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। दूसरी जो कंडीशनिंग है वो होती है डिलेड कंडीशनिंग या फिर विलंबित कालिक क्रम, delayed temporal sequence. The onset of CS precedes the onset of US. यहाँ पे CS का तात्पर्य है कंडीशन स्टिमुलस और US का तात्पर्य है अनकंडीशन स्टिमुलस। और अगर हम प्रयोग पावलोव के प्रयोग, जो डॉग का प्रयोग था, जो डॉग का एक्सपेरिमेंट था, उसको ही समझते चलेंगे तो यहाँ पे CS से तात्पर्य होगा बेल से, घंटी की आवाज से, और US से तात्पर्य है आपका भोजन से। When the onset of CS precedes the onset of US, the CS ends before the ends of US. Delayed यानी विलंबित यानी देर। इस क्रम में अनुबंधित उद्दीपक यानी जो घंटी है उसे पहले ही बजा दिया जाता है और ये लगातार तब तक बजता रहता है जब तक कि भोजन प्राणी के सामने, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन है, उसे हम प्राणी के सामने उपस्थित नहीं कर देते हैं। यानी कि काफी टाइम तक हम घंटी को यानी सीएस को प्रेजेंट करते हैं और डॉग को ये प्रदर्शित करने का मौका देते हैं कि उसकी कंडीशनिंग कितनी स्ट्रांग हुई है। कुछ समय तक हमने घंटी की आवाज प्रस्तुत की और थोड़ी देर तक खाना प्रस्तुत नहीं किया, कुछ समय बीत जाने के बाद हमने उसको खाना दिया और अब हम देखते हैं कि जो प्राणी है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी तो तटस्थ उद्दीपक को भोजन देने के बाद भी उपस्थित रखा जाता है, यानी कि CS ends before the ends of US. कभी कभी पहले ही बंद कर देते हैं और कभी कभी भोजन खत्म हो जाता है प्राणी का, उसके बाद भी तटस्थ उद्दीपक को हम कंटिन्यू रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं विलंबित अनुबंधन यानी डिलेड कंडीशनिंग। इसमें आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि CS यानी साउंड को हम कुछ समय तक प्रस्तुत करते रहते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद ही हम उसको भोजन देते हैं। तीसरा जो कंडीशनिंग है वो है हमारा ट्रेस कंडीशनिंग, जिसे हम ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर संकेत कालिक क्रम के रूप में भी जानते हैं। The onset and end of the CS यानी conditioned stimulus precedes the onset of US unconditioned stimulus with some time gap between the two. इस तरीके के अनुबंधित क्रम में अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी को
पहले प्राणी के सामने बजाया जाता है, फिर कुछ सेकंड तक बजाने के बाद उसे हटा लिया जाता है, यानी कि हम साउंड ऑफ द बेल को बंद कर देते हैं। उसके बाद उस घंटी की आवाज को बंद करने के बाद थोड़ा समय बीत जाने के बाद हम स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को प्राणी को देते हैं। चूंकि इस तरीके के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक को हम पहले ही देकर हटा लेते हैं, अतः प्राणी उस उद्दीपक द्वारा मन में छोड़े गए संकेत के प्रति ही अनुक्रिया करता है। यानी अगर आपको मैं इसका उदाहरण दूं कि आप किसी रास्ते से होकर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको बगल में आपके समोसे या चाट इस तरीके के खाने की स्मेल आ रही है, या किसी भी आपके फेवरेट फूड की स्मेल आ रही है, तो क्या होता है कि वो जो स्मेल होता है वो आपको आ रही है, और ये हो गया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो स्मेल है आपकी, वो भूख लगना आपका है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आपको आपके घर के सामने से कोई चाट वाला जाता है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि वो घंटी बजाते हुए चला जाता है, तो स्मेल आने से पहले अगर आपने उसके वो घंटी की आवाज सुन ली, या उसके जो वो ठन ठन करते हुए आवाज आता है उसकी आवाज आपने सुन ली, और आपको उस आवाज को सुनते ही भूख लग जा रही है, वो घंटी वाला या वो फूड वाला, खाने वाला, चाट वाला थोड़ी दूर तक निकल गया, लेकिन वो जो साउंड था वो दिमाग में आपके अब तक बना हुआ है, और उसकी वजह से आपको भूख लग रही है। यानी उस साउंड ने आपके दिमाग में एक निशान छोड़ दिया, एक ट्रेस बना दिया। इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग या संकेतकालिक क्रम। और इस तरीके के क्रम पर आधारित अनुबंधन को हम संकेत अनुबंधन भी कहते हैं। और इन तीन यानी जो ABC अभी हमने पढ़ा, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, या फिर समक्षणिक कालिक क्रम, विलंबित कालिक क्रम, या फिर संकेत कालिक क्रम, ये तीनों फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहे जाते हैं, अग्रगामी अनुबंधन माने जाते हैं। और जो अंतिम है हमारा, उसे हम बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, यानी पश्चगामी कालिक क्रम, बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। द US precedes the onset of CS। ये ऊपर जो तीनों हमने कंडीशनिंग बताई है उससे पूरी तरीके से अलग है। इस ऊपर के तीनों क्रम में क्या होता था कि CS पहले दिया जाता था, यानी जो घंटी की आवाज थी वो पहले दी जाती थी और भोजन बाद में दिया जाता था। लेकिन इस कंडीशनिंग में, इस अनुबंधन में ये पूरी तरीके से पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। इसमें भोजन पहले दिया जाता है और उद्दीपक बाद में प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हम पहले भोजन दे देते हैं, भोजन प्राणी खा लेता है, उसके हटा देते हैं, उसके बाद घंटी की आवाज को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इस तरीके के क्रम पे, इस तरीके के पे आधारित होता है अनुबंधन, इसीलिए हम इसे बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। और ये सबसे कमजोर अनुबंधन माना जाता है, सबसे कमजोर अनुबंधन माना जाता है। यानी सबसे कम अगर सीखना किसी कंडीशनिंग में होता है तो वो बैकवर्ड कंडीशनिंग में होता है। इन चारों तरीके के अनुबंधन में जो पश्चगामी अनुबंधन है वो सबसे कमजोर होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया था, वो पहला कंडीशनिंग है हमारा, समक्षणिक या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। तो ये है आपका, जैसे मैंने बोला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंडीशनिंग का पहला हिस्सा, जो कि है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलस। अब जो दूसरा हिस्सा है वो है टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई, यानी कि अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, स्वाभाविक जो उद्दीपक है, उसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो भी डिटर्मिनेंट्स कहलाता है, निर्धारक होता है कि हमारा जो लर्निंग है, अधिगम है, वो किस प्रकार का होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एपिटेटिव और अवर्सिव। एपिटेटिव और अवर्सिव ये दो प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम इनको पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है एपिटेटिव। एपिटेटिव अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होता है वो, या हम कह सकते हैं कि ये जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, ये ऑटोमेटिकली एलिसिट करता है आपके रिस्पॉन्सेस को, यानी कि इसमें आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं स्वतः उत्पन्न होते हैं, इसके लिए आपको किसी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे खाना खाना, पानी पीना, इस तरीके के जो रिस्पॉन्स है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जिसको करने से आपके अंदर संतोष की भावना, खुशी की भावना उत्पन्न होती है, वो रिस्पॉन्स एपिटेटिव रिस्पॉन्स के द्वारा आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अवर्सिव या अवर्जन की बात करें, अवर्सिव रिस्पॉन्स की बात करें, तो ये जैसे नॉइज, शोर,
कोई ऐसा टेस्ट आपका जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, कड़वा टेस्ट, खट्टा टेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक लगना या इंजेक्शन लगना जिससे आपको डर लगता हो, दर्द होता हो, यानी कि वो सारे उद्दीपक जो पेनफुल हैं, जो हार्मफुल हैं और जिसके आप बचना चाहते हैं, यानी आप रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं, आप अनुक्रिया उन उद्दीपकों के प्रति नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे व्यवहार को हम कहते हैं अवर्सिव बिहेवियर। ये देखा गया है कि appetitive classical conditioning is slower and requires greater number of acquisition trials, but aversive classical conditioning is established in 1, 2 or 3 trials depending on the intensity of the aversive use। यानी जो appetitive है, यानी जिसको करने से हमें संतोष मिलता है या हमें खुशी का अनुभव होता है, उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो होती है इन कंपैरिजन टू अवर्सिव। लेकिन अगर जो अवर्सिव बिहेवियर है वो हम 1 या 2 ट्रायल में ही सीख लेते हैं, चूंकि उससे हमारा डर जुड़ा होता है, चूंकि उससे हमारा दर्द जुड़ा होता है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं, इसीलिए उस तरीके के व्यवहार को, उस तरीके के काम को हम बार बार रिपीट करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अगर जो आपने देखा होगा कि जिस कार्य के लिए बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है वो कार्य बच्चा करने से बचना चाहता है। आपको इसका मैं अगर उदाहरण दूं कि आपने कभी कोई ऐसा फूड या खाना खाया हो जिसको खाने के बाद आपकी तुरंत तबीयत खराब हो गई हो, तो ये अवर्जिव बिहेवियर का एग्जाम्पल होगा। अब आपके सामने अगर दोबारा इन फ्यूचर कभी उस तरीके का भोजन उत्पन्न किया जाता है तो आप उसको खाने से बचना चाहेंगे, यानी आपने 1 या 2 ट्रायल में ही ये सीख लिया है कि वो जो बिहेवियर है वो आपको नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है कि अवर्जिव बिहेवियर की जो लर्निंग है वो स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू एपिटेटिव बिहेवियर। अब हम आ जाते हैं अपने की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पे। की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये वो सिद्धांत के आप कह सकते हो कि प्रकार हैं या कारक हैं जो इस पूरे सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित हुए हैं। वो चरण है या वो आप कह सकते हो कि प्रक्रिया है जो इस पूरे सिद्धांत के द्वारा, डॉग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है या किसी भी ऐसे प्राणी के द्वारा जो जिससे हम कंडीशनिंग करा रहे हैं उसमें ये उत्पन्न होती है। तो इसका अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसे एक तरीके से कह सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट्स का ही पार्ट होगा, कंपोनेंट होंगे, मुख्य अंग होते हैं, तो इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है आपका एक्विजिशन। ये अधिगम का सबसे इनिशियल स्टेज होता है, यानी जब लर्निंग होती है, अधिगम होता है, हम नई चीजें सीखते हैं तो हम इन विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं। ये जो चरण है वो 5 हैं: एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। एक्विजिशन ये सबसे पहला चरण होता है, इनिशियल चरण होता है लर्निंग का, अधिगम का, जब हम रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जब स्टैब्लिश होता है तो धीमे धीमे सब जब स्टैब्लिश होता है, जब हम इसे सीखते हैं तो ये सब बहुत पहले अवस्था में बहुत कमजोर होता है और धीमे धीमे ग्रेजुअली ये मजबूत होता जाता है। जैसे ड्यूरिंग द एक्विजिशन फेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, न्यूट्रल स्टिमुलस इज रिपीटेडली पेयर्ड विथ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। एक्विजिशन यानी सिखाना का चरण, ये वो चरण होता है जब हम किसी भी प्राणी को किसी 2 पेयर के बीच में एसोसिएशन करना सिखाते हैं। जैसे अगर पावलोव के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उस एक्सपेरिमेंट में डॉग को जब हम लगातार अस्वाभाविक उद्दीपक और तटस्थ उद्दीपक के प्रति पेयर करके अनुक्रिया करना सिखा रहे थे, तो उस फेज को हम कहते हैं एक्विजिशन फेज। ठीक है, ये नेचुरली और ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स को, और कुछ एसोसिएशन, कुछ ट्रायल के बाद जो है वो प्राणी न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति भी वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कर देता है जैसा वो अब तक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि वहां पे लर्निंग ने अपनी जगह बना ली है, या एक्विजिशन का जो चरण था वो कंप्लीट हो गया है। और एक बार अगर ये रिस्पॉन्स एस्टैब्लिश हो जाता है तो धीमे धीमे करके इसको ये मजबूती की अवस्था तक जाता है और हम ये मानते हैं कि उस व्यवहार को उस प्राणी ने सीख लिया है। दूसरा जो चरण होता है वो होता है एक्सटेंशन का चरण। यानी पावलोव ने अपने प्रयोग में ये पाया कि जो हमारा प्राणी होता है वो कंडीशनिंग उत्पन्न होने के बाद, यानी
कि जब कंडीशनिंग उत्पन्न हो जाती है, अनुबंधन हो जाता है, प्राणी उस व्यवहार को सीख लेता है, तो अगर हमने उस प्राणी को सिर्फ CS उत्पन्न करके दिया, यानी सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया और भोजन नहीं दिया, अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं किया है, तो प्राणी इस प्रक्रिया को करते करते धीमे धीमे जो उसने अनुक्रिया सीखी थी वो शक्ति कम होने लगती है, यानी जो बिहेवियर हमने सीखा है हम उसे भूलने लगते हैं। ठीक है, अगर जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एग्जाम्पल था, अगर उसमें हम देखें तो अगर हम बार बार घंटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, घंटी की आवाज को हम डॉग को सुना रहे हैं, लेकिन उस घंटी की आवाज के तुरंत बाद हम उसे भोजन नहीं दे रहे हैं, और ये ट्रायल भी हम काफी समय तक करते रहते हैं, तो ये देखा गया है कि जो उसकी अनुक्रिया करने की शक्ति थी तटस्थ उद्दीपक के प्रति, अब वो कम होने लगती है। अब वो घंटी की आवाज पे सलाइवेशन करना बंद कर देता है पूरी तरीके से, या उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विलोपन या फिर एक्सटिंक्शन। और इसके बाद आता है आपका जो तीसरा की प्रिंसिपल है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। Sometimes a learned response can suddenly re-emerge even after a period of extinction. कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ चीजें जो हम भूल चुके हैं, जिसके प्रति हम अनुक्रिया करना भूल जाते हैं, अचानक से उसके प्रति हम किसी दिन अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। और पावलोव का ये मानना था कि कुछ प्रयासों के बाद जब एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया हो जाती है, विलोपन की प्रक्रिया हो जाती है, तो उन्होंने माना है कि अगर हम वापस से उसके सामने, कुत्ते के सामने, डॉग के सामने थोड़ा भी अगर फूड प्रेजेंट करें या घंटी को प्रस्तुत करें, तो वो धीमे धीमे फिर से उस अनुक्रिया को प्राप्त कर लेता है। पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी दिखाया था कि जब किसी सीखी गई अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है, तो कुछ समय बीतने के बाद यदि पुनः, थोड़े समय बाद तो कोई व्यवहार नहीं दिखाएगा, कोई अनुक्रिया नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यदि पुनः घंटी हम प्रस्तुत करते हैं, तो जो प्राणी होता है, जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में डॉग था, तो वो फिर से लार स्त्राव करना प्रारंभ कर देता है, यानी वो कंडीशन रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसी परिस्थिति में ये पाया गया है कि जो लार स्त्राव की मात्रा होती है वो पहले के समान नहीं होती है, यानी पहले से थोड़ा सा कम होती है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी को अगर हम परिभाषित करें तो हम इस प्रकार उसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक विलोपित अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति में कुछ समय के बाद आंशिक रूप से पार्शियली रिकवरी होती है, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनर्लाभ का भी नाम देते हैं। जैसे अगर हम पावलोव के एग्जाम्पल को इमेजिन करें, तो ट्रेनिंग हमने दी थी सलाइवेट करने की, साउंड ऑफ द बेल के प्रति, लेकिन हमने अगर इस बिहेवियर को स्टॉप कर दिया और उस अनुक्रिया को वो जो डॉग था वो भूल गया है, लेकिन कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद हमने फिर से उसे एक घंटे की आवाज सुनाई और वापस उसने सलाइवेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेकिन सलाइवेशन की जो मात्रा होगी वो पहले से बहुत कम हो जाती है। अगला जो हमारा की प्रिंसिपल है वो है आपका जनरलाइजेशन, जिसे हम सामान्यीकरण भी कहते हैं। सीखने के प्रारंभ के प्रयासों में ये देखा गया है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक यानी जो कंडीशन स्टिमुलस है, प्राणी उसके प्रति ही अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी अनुक्रिया करता है। यहाँ पे हम मिलते जुलते जब उद्दीपकों की बात करते हैं तो हम तटस्थ उद्दीपकों की बात नहीं करते हैं, हम वैसे उद्दीपकों की बात करते हैं जो स्वाभाविक उद्दीपक है उससे बहुत हद तक मिलता है, यानी उन दोनों उद्दीपकों के प्रति बहुत ज्यादा समानता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउंड ऑफ द बेल के प्रति डॉग को अनुक्रिया करना सिखा रहे हैं, यानी कि घंटी की आवाज से, तो कभी कभी क्या होता है कि फोन की जो आवाज होती है, फोन की जो घंटी होती है, वो सुन के भी जो डॉग है वो लार स्त्राव करना शुरू कर देता है, सलाइवेशन करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं कि घंटी की आवाज और उस फोन की आवाज में बहुत ज्यादा समानता है, इसीलिए उस डॉग ने उस दूसरे उद्दीपक के प्रति भी व्यवहार करना शुरू कर दिया है।
उद्दीपक सामान्यीकरण को घटना में किसी एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया उसी तरह से दूसरे उद्दीपक में भी उत्पन्न होने लगती है, या फिर अगर हमने उसको एक किसी खास लेवल के साउंड के प्रति अनुक्रिया करना सिखाया है और वो साउंड लेवल से ऊपर या नीचे की आवाजों के प्रति भी अनुक्रिया करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। और इसका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जॉन बी वॉटसन के द्वारा, और उन्होंने इस फेमस एक्सपेरिमेंट को किया था। उन्होंने ये प्रयोग किया कि एक बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड, और उसको कंडीशनड किया था व्हाइट रैट के थ्रू, यानी कि जो एक सफेद खरगोश के थ्रू उसके डर को कंडीशनड किया था। और होता क्या है कि इस प्रयोग में एक बच्चा होता है और एक वो रैबिट के बच्चे के साथ में, खरगोश के बच्चे के साथ में खेलता है, लेकिन खेल खेल में ही एक दिन वो खरगोश का बच्चा उसे हार्म कर देता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को। अब उस बच्चे के अंदर खरगोश के प्रति डर उत्पन्न हो जाता है। अब अगर वो बच्चा जो है उसके सामने कोई भी खरगोश के रूप का जो खिलौना होता है या खरगोश से मिलता जुलता कोई ऐसा प्राणी होता है, या फिर खरगोश जो कि बहुत फ्लफी होता है, बहुत कोजी होता है, बहुत सफेद सफेद सा होता है, अगर उसके सामने रुई का फहा भी उत्पन्न हो जाता था तो वो उसके प्रति भी वैसा ही डर दिखाता था जैसा कि वो खरगोश के प्रति दिखाता था। तो इस प्रक्रिया को जॉन बी वॉटसन ने कहा था स्पॉन्टेनियस इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा था जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। यहाँ पे जो रुई का फाहा था, चूंकि खरगोश और उस रुई के फाहे में काफी समानता होती है, दोनों सफेद रंग के होते हैं, दोनों ही बहुत मुलायम होते हैं, तो इसलिए उस बच्चे का जो रिस्पॉन्स था उसे जॉन बी वॉटसन ने सामान्यीकरण का उदाहरण माना था। अगला जो है वो है आपका डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदीकरण। विभेदन की जो घटना होती है वो उद्दीपक सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन की बिल्कुल उलट घटना होती है, विपरीत घटना होती है। जैसे जैसे सीखने के लिए जो ट्रायल्स हम देते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो मूल अनुबंधित उद्दीपक होता है और जो सिमिलर स्टिमुलस होता है, अन्य समान उद्दीपक होते हैं, उनके बीच अब प्राणी अंतर करना सीख लेता है। जितना ट्रायल आप प्राणी को दोगे उतना वो सटीक अनुक्रिया करना सीख लेता है, और वो दूसरे जो उद्दीपक हैं जिनके प्रति अब तक वो अनुक्रिया कर रहा था उनके प्रति वो उद्दीपक करना बंद कर लेता है, यानी दोनों के बीच में वो अंतर समझना शुरू कर देता है। इसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन की घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो बेल टोन थी वो कंडीशन स्टिमुलस था, और अब तक जो वो डॉग था वो बेल टोन के प्रति अनुक्रिया कर रहा था, और कभी कभी वो उससे मिलती जुलती अन्य आवाजों के प्रति भी अनुक्रिया कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम उसके प्रयोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसको सीखने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वो ये समझ लेता है कि किस आवाज पे उसे खाना मिल रहा है और किस आवाज पे उसे खाना नहीं मिल रहा है, और वो दूसरी प्रकार की जो उद्दीपक है उनके प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे ही हम कहते हैं विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है आपके की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपका जो क्लासिकी अनुबंधन है, जो इवान पी पावलोव का अनुबंधन है, उनका सिद्धांत है, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो ये इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये जो पूरी थ्योरी है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद जो अगला वीडियो सीरीज होगा, चूंकि अभी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, तो इसके बाद का जो वीडियो सीरीज होगा वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड होगा, जो कि स्किनर का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के बारे में हम विभिन्न पद्धतियों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित नियमों, प्रिंसिपल्स को जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।